हे गाइस, तो आज हम लेके आए हैं अपने चैप्टर फ्रिक्शन का पार्ट नंबर 2, जो कि हमारा एससीवी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की सीरीज चल रही थी। उसमें से चैप्टर नंबर 6 है। तो चलिए देखते हैं। आज हम लास्ट क्लास में यहाँ पर छोड़ के गए थे, तो आज हम करते हैं लॉज ऑफ फ्रिक्शन से स्टार्ट। लॉज ऑफ फ्रिक्शन, चलिए। तो इसमें हमको 4 लॉज पढ़ने हैं। पहला लॉ, देखिए हम वही चीज़ समराइज़ कर रहे हैं जो हम लास्ट क्लास में पढ़े थे। तो लास्ट क्लास अगर आपने नहीं देखी है या लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है, तो आप VSHT कपूर नाम के चैनल सर्च करके उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके SCV लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन नाम की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके सारे पुराने लेसन्स को एक्सेस कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और उनको देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। वी कैन समराइज द लॉ ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू बॉडीज इन कॉन्टैक्ट एज फॉलोज। हम समराइज कर सकते हैं किसी दो बॉडीज के बीच में जो कि कॉन्टैक्ट में है, कुछ इस तरह से। ठीक है, जो भी लॉ है उनको इस तरह से समराइज किया जा सकता है। इफ द बॉडी स्लिप ओवर ईच अदर, अगर बॉडीज एक दूसरे के ऊपर स्लिप कर रही हैं, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कैसे बताया जाता है? Fk इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, जहाँ पे नॉर्मल क्या है? हमारा नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। और म्यू के जो है हमारा कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है बिटवीन द टू सरफेसेस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड लॉ हमारा, the direction of kinetic friction on a body is opposite to the velocity of this body with respect to the body applying the force of friction। तो जैसे अगर दो बॉडीज हैं, एक ये है, ठीक है, सेकेंड बॉडी है ये, और ये इसकी वेलोसिटी कुछ इस डायरेक्शन में है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट आपको बताया गया उसके हिसाब से डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, जो डायरेक्शन है होती है काइनेटिक फ्रिक्शन की ऑन अ बॉडी, किसी बॉडी पे, इज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी। उस बॉडी के वेलोसिटी के ठीक अपोजिट होती है विथ रिस्पेक्ट टू द बॉडी अप्लाइंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ये है वो बॉडी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करेगी, ठीक है। ये वो बॉडी है जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करेगी और इसके रिस्पेक्ट में इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा मैं दिखाता हूँ आपको। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा कुछ इस डायरेक्शन में, यहाँ पे होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि डायग्राम तो खैर टेक्स्ट के ऊपर ही बन गया, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन ठीक है, काफ़ी क्लियर आपको मेरे ख्याल से दिख रहा होगा। नेक्स्ट चलिए देखते हैं नेक्स्ट लॉ क्या है। चलिए रेड कर लेते हैं कलर। तो ये हमारा लॉ हो गया, डायरेक्शन ऑफ द काइनेटिक फ्रिक्शन ऑफ द बॉडी इज अपोजिट टू द बॉडी, अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉडी विथ रिस्पेक्ट टू द बॉडी अप्लाइंग द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इफ बॉडीज डू नॉट स्लिप ओवर ईच अदर, अगर बॉडीज एक दूसरे के ऊपर स्लिप नहीं कर रही हैं, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, देन द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज गिवन बाय इतना। अगर स्लिप कर नहीं रही हैं तो म्यू एस इंटू नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इसके बराबर हो सकता है या इससे कम हो सकता है। जैसे इसको एक्सीड करेगा, बॉडी मूवमेंट करने लगेगी और आगे की तरफ मूव करने लगेगी, वेयर म्यू एस इज द कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉडीज एंड एन इज द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन दैम। जहाँ पे म्यू एस जो है वो कोफिशिएंट है स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों बॉडीज के बीच में, और एन क्या है? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है उन दोनों के बीच में। द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आर सच दैट द कंडीशन ऑफ नो स्लिपिंग बिटवीन द बॉडीज इज एंश्योर्ड। और जो डायरेक्शन होता है और जो मैग्नीट्यूड होता है स्टैटिक फ्रिक्शन का, वो कुछ इस तरह से अपने आप को एडजस्ट करता रहता है कि बस बॉडी मूव ना करे, कुछ भी हो जाए, कहाँ से भी फोर्स लगे, बस बॉडी मूव ना करे, जब तक कि वो अपने मैक्सिमम फोर्स तक वो कर सकता है तब तक करता है, उसके बाद बॉडी मूव कर जाती है। फोर्थ लॉ जो हमको पढ़ना है वो देखिए क्या है। The frictional force Fk or F does not depend upon area of contact as long as the normal force N is same। तो फ्रिक्शनल फोर्स जो Fk या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स या स्टैटिक फ्रिक्शन का फोर्स, इस बात पे कोई डिपेंड नहीं करता कि एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है, जब तक कि नॉर्मल फोर्स N जो है वो सेम रहे, ठीक है। यानी कि उसका एक तरह से हम कह सकते हैं कि वेट अगर सेम है, बॉडी का वेट सेम है या मास सेम है बॉडी का, और स्पेसिफिक, बहुत स्पेसिफिक अगर बोले तो मास अगर बॉडी का चेंज नहीं हो रहा है तो फ्रिक्शन की वैल्यू चेंज नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए टेबल 6.1 गिव वगैरह रफ एस्टिमेट ऑफ द वैल्यूज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन सर्टेन पेयर्स ऑफ मटेरियल। तो टेबल 6.1 है, बहुत अच्छा, बहुत रफ एस्टिमेट देती है, कुछ वैल्यूज को बताती है जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन की है बिटवीन, स्टैटिक फ्रिक्शन यानी रुकी हुई फ्रिक्शन, जब तक रुका रहे, मैक्सिमम कब तक रोक सकता है, उस फ्रिक्शन को बताती है बिटवीन सर्टेन पेयर्स ऑफ मटेरियल, कुछ सर्टेन पेयर्स ऑफ मटेरियल है उनके बीच में, ठीक है। द एक्चुअल वैल्यू डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ स्मूथनेस एंड अदर एनवायरमेंटल फैक्टर। और एक्चुअल वैल्यू बहुत अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे मान लीजिए डस्ट वगैरह पड़ी है, इम्प्योरिटीज़ हैं कुछ, या हवा वगैरह चल रही है, ठीक है, या पानी वगैरह पड़ा हुआ है, तो इस सबसे फ्रिक्शन की वैल्यू अलग अलग चेंज होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल वुड में बी प्रिपेयर्ड एट वेरियस डिग्रीज ऑफ स्मूथनेस एंड फ्रिक्शन कोफिशिएंट विल वेरी। तो वुड जो है लकड़ी, वो अलग अलग स्मूथनेस तक बनाई जा सकती है और फ्रिक्शन कोफिशिएंट उसी के अकॉर्डिंग फिर वेरी करेगा। तो देखिए यहाँ पे टेबल बनी हुई है
और टेबल आप देख लीजिएगा, टेबल कोई वैसे बताने की चीज़ नहीं है, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। टेबल तो मतलब कोई याद भी करना नहीं है इसको, ना इसको पढ़ने की ज़रूरत है, तो उसको ऐसे मैं स्किप कर रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए, डस्ट इम्प्योरिटीज, सरफेस ऑक्सीडेशन एक्सेट्रा हैव अ ग्रेट रोल इन डिटरमाइनिंग द फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो ये सब जो है डस्ट इम्प्योरिटीज, सरफेस का सरफेस ऑक्सीडाइज तो नहीं हो गई है, ठीक है, ये सब चीज़ें बहुत ग्रेट रोल प्ले करती हैं ये चीज़ डिटरमाइन करने में कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट क्या है। सपोज वी टेक 2 ब्लॉक्स ऑफ प्योर कॉपर, मान लीजिए, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट सी लाइन है ये, तो इसको ध्यान दीजिएगा कि बहुत, अगर दो हम प्योर कॉपर के 2 ब्लॉक्स लें, उनको बहुत अच्छे से क्लीन करें और उनके ऊपर जितने भी ऑक्साइड लगी हुई है वो क्लियर कर दें, या डस्ट लेयर है वो सब कुछ क्लीन कर दें, और हीट देम, उसको गर्म कर दें, टू पुश आउट एनी डिजॉल्व गैसेस, ताकि उनके अंदर सारी डिजॉल्व गैसेस एकदम निकल जाए, एंड कीप देम इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर, उनको एक दूसरे के अंदर कॉन्टैक्ट में रखें, इन एन इवैक्यूएटेड चैम्बर, वो एक बिल्कुल खाली चैम्बर में जिसमें बिल्कुल भी हवा नहीं है। द बॉडीज विल स्टिक टू ईच अदर एंड लार्ज फोर्स इज नीडेड टू स्लाइड वन ओवर द अदर। तो क्या होगा देखिए, जब आपने पॉलिश कर दिया, साफ कर दिया, एकदम चिकना बना दिया दोनों सरफेसेस को, तो जो वो है, क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कम नहीं हो रहा है। इसका कारण ये है क्योंकि बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया कांटेक्ट में आ चुका है, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, हम एक दूसरे के जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, उन दोनों के बीच बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आ चुका है, और इतना ज़्यादा अट्रैक्शन उस वक्त हो जाता है क्योंकि दोनों पॉलिश सरफेसेस हैं, दोनों बहुत क्लीन सरफेसेस हैं, तो कोई इंप्योरिटी नहीं है, और किसी भी तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई ल्यूब्रिकेंट प्रेजेंट नहीं है। इस वजह से उनमें फोर्स जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, और उनको स्लाइड करना बहुत कठिन हो जाता है। द फ्रिक्शन कोफिशिएंट एज डिफाइंड अबव बिकम मच लार्जर देन 1। और जानते हैं 1 बहुत ज़्यादा होता है फ्रिक्शन कोफिशिएंट, लेकिन ऐसे केसेस में 1 से भी ज़्यादा हो जाता है फ्रिक्शन का कोफिशिएंट। If a small amount of air is allowed to go into the chamber so that some oxidation takes place at the surface, the friction coefficient reduces to usual values। लेकिन अगर कहीं हमने थोड़ी सी हवा उसमें जाने दी उस चैम्बर में, तो क्या होगा, तुरंत ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीडाइज होते क्या होगा, सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में होगा वो कम हो जाएगा, कहीं कहीं से जो भी ऑक्सीडेशन हो जाता है उससे कहीं ना कहीं प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, और उससे ये भी हो जाता है कि दोनों सरफेसेस में जो फ्रिक्शन का लेवल है वो एकदम कम हो जाएगा, और फ्रिक्शन बहुत नॉर्मल वैल्यू तक, जो ऐसी आप 2 ब्लॉक पड़े हम धक्का दे देते हैं गिर जाता है, तो वैसी वैल्यू पे आ जाएगा। और ये तो मेटल है, बहुत आसानी से इसमें कम भी हो जाएगा, बहुत तेज़ी से रस्ट भी, मतलब रस्ट क्या कह सकते हैं, ऑक्सीडेशन बहुत जल्दी हो जाएगा। कॉपर में तो आप जानते हैं कितना जल्दी ऑक्सीडेशन हो जाता है। अंडरस्टैंडिंग फ्रिक्शन एट एटॉमिक लेवल, फ्रिक्शन को एटॉमिक लेवल तक समझना। चलिए देखते हैं क्या इसमें है आगे। इट हैज़ ऑलरेडी बीन पॉइंटेड आउट दैट द फ्रिक्शन अपीयर्स बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल। ये पहले भी बताया जा चुका है कि फ्रिक्शन किस तरह से अपीयर होता है, क्यों अपीयर होता है, क्योंकि ये इंटरेक्शन होती है दो नहीं बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स के बीच में, जो कि सरफेस ऑफ कांटेक्ट के आसपास प्रेजेंट होते हैं, जो कि 2 बॉडीज़ के सरफेस ऑफ कांटेक्ट के आसपास प्रेजेंट होते हैं, उनके इंटरेक्शन की वजह से फ्रिक्शन आता है सामने। एनी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, कोई भी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लाइक स्टील प्लेट और वुड पीस हैज़ ए इरेगुलर सरफेस एट एटॉमिक स्केल, कोई भी जो बड़ा हमको दिखता है, जैसे स्टील की प्लेट है, वुड है, वो बहुत ज़्यादा इरेगुलर होते हैं अगर एटॉमिक स्केल पर देखा जाए। ए पॉलिश्ड स्टील सरफेस में लुक प्लेन टू अ नेकेड आई, एक पॉलिश्ड जो स्टील की सरफेस होती है, जो पॉलिश करके बहुत चमका दी जाती है, वो बहुत प्लेन लग सकती है हमारी आंखों को बिना किसी माइक्रोस्कोप के वगैरह, लेकिन अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, अगर एक बहुत ताकतवर माइक्रोस्कोप के अंदर उसको देखा जाए, तो इट्स सरफेस इज फाउंड टू बी क्वाइट इरेगुलर, तो उसकी भी सरफेस बहुत ज़्यादा इरेगुलर पाई जाती है। फिगर 6.1 shows qualitatively how an apparently plane surface may be at the atomic level। तो ये एज ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह की एक सरफेस हो सकती है, प्लेन सरफेस जो हमको दिख रही है वो एक्चुअल में कितनी प्लेन हो सकती है, मतलब इस तरह की कितनी खुरदुरी हो सकती है, ये दिखाने का कोशिश कर रहे हैं हमें एस.सी. वर्मा सर। नेक्स्ट देखिए, व्हेन 2 बॉडीज आर केप्ट ऑन 1 ओवर द अदर, जब 2 बॉडीज को एक के ऊपर एक रखा जाता है, द रियल एरिया इन कॉन्टैक्ट इज मच स्मॉलर देन टोटल सरफेस एरिया। और आप भी जानते हैं, या आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि दो बॉडीज़ को एक दूसरे के ऊपर रखो, तो एक्चुअल एरिया ऑफ कांटेक्ट जो होता है बहुत कम होता है, क्योंकि कई जगह से बॉडीज़ उठी हुई होती हैं। आप देखिए गैप होते हैं, एयर गैप होते हैं, ये इस वजह से आते हैं क्योंकि बॉडीज़ स्मूथ नहीं है, दोनों बॉडीज़ बहुत ज़्यादा इरेगुलर होती हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे, जिसकी वजह से बॉडीज़ पूरी तरह से एक दूसरे के ऊपर बैठती नहीं हैं, वो हल्की हल्की उठी हुई होती है। बहुत कम ही एरिया होते हैं जहाँ पे एक्चुअल सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट में होता है, ठीक है।
इसके बाद देखिए द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ द टू बॉडीज बिकम वेरी स्मॉल एट दीज एक्चुअल पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द मॉलिक्यूलर फोर्सेस स्टार्ट ऑपरेटिंग अक्रॉस द सरफेस। और लेकिन क्योंकि इतनी कम जगह, कितनी कम ही जगह होती हैं जहाँ पर एक्चुअली में ये कांटेक्ट में होते हैं, और वहाँ पे बहुत ट्रेमेंडस प्रेशर लग जाता है, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन होता है आप एक दूसरे के पार्टिकल्स के बीच में, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स काम करने लगता है। मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड एट दीज कॉन्टैक्ट पॉइंट, और मॉलिक्यूलर बॉन्ड्स इन्हीं कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पर फॉर्म होते हैं। व्हेन वन ऑफ द टू बॉडीज इज पुल्ड ओवर द अदर, जब एक बॉडी जो है वो एक दूसरा सामने वाली बॉडी के ऊपर खींची जाती है तो ये बॉन्ड टूट जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो टेम्पररी बन जाते हैं लेकिन वो टेम्पररी होते हैं, इस वजह से खींचने पर वो टूट जाते हैं। द मटीरियल अंडर द बॉन्ड इज डीफॉर्म्ड एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड, जो मटीरियल जो बॉन्ड बना रहा होता है वो डीफॉर्म हो जाता है, और अब जब नई जगह पर उसको रोका जाता है तो नए बॉन्ड बनने लगते हैं। द लोकल डिफॉर्मेशन ऑफ द बॉडीज सेंड वाइब्रेशन वेव्स इनटू द बॉडी, जो लोकल डिफॉर्मेशन होती है, जब डिफॉर्म हो रहे होते हैं, जब उसको पुश कर रहे होते हैं या पुल करके उनको उन बॉन्ड्स को ब्रेक कर रहे हो, तो जो डिफॉर्मेशन आती है उसकी वजह से क्या होता है, वाइब्रेशन वेव्स। आप भी देखते होंगे जब कोई चीज़ खींची जाती है पूरा फ्लोर वाइब्रेट कर रहा होता है, ठीक है। तो जो लोकल डिफॉर्मेशन की वजह से जो वाइब्रेशन वेव्स जाती हैं बॉडीज़ में, वाइब्रेशन वेव्स जाती हैं बॉडीज में, दीज वाइब्रेशन वेव्स फाइनली डैम्प आउट एंड एनर्जी अपीयर्स एज इंक्रीज रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडीज। ये जो वाइब्रेशंस हैं फाइनली तो ख़त्म हो जाती हैं, डैम्प आउट हो जाती हैं, लेकिन इनकी जो एनर्जी होती है अपीयर्स एज इंक्रीज रैंडम मोशन, लेकिन ये कहाँ जाती है, डैम्प आउट होने का मतलब होता है ख़त्म हो जाती है एक समय के बाद, लेकिन ये अपनी एनर्जी किसको ट्रांसफर कर देती हैं, उसके अंदर प्रेजेंट पार्टिकल्स को, ठीक है। और पार्टिकल्स बहुत तेज़, उनकी जो मोशन होती है वैसे भी तेज़ होती है, लेकिन सॉलिड्स में थोड़ी कम भी तेज़ होती है, लेकिन अब वो थोड़ा और तेज़ वाइब्रेट करने लगता है। आप जानते हैं सॉलिड में पार्टिकल वाइब्रेट करते हैं, ठीक है। तो पार्टिकल्स दस बिकम हीटर, और इसकी वजह से क्या होता है, बॉडीज बिकम हीटेड, बॉडीज गर्म हो जाती हैं। ए फोर्स इज देयरफॉर नीडेड टू स्टार्ट द मोशन और टू मेंटेन अ फोटोन, और इसीलिए ये जो फोर्स जो चीज़ गर्म कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं से एनर्जी आ रही है, तभी ये चीज़ गर्म हो रही है, बॉडीज गर्म हो रही हैं, और यही कारण है कि एक फोर्स, कंटिन्यूस फोर्स रिक्वायर्ड होता है एक मोशन को स्टार्ट करने के लिए या मोशन को मेंटेन करने के लिए। नेक्स्ट देखिए एक फिगर दिखाया गया किस तरह से दो बॉडीज के बीच में इरेगुलरिटी है। नेक्स्ट हमें बताया गया लेबोरेटरी मेथड, जिससे हम फ्रिक्शन कॉफिशिएंट को मेजर कर सकते हैं। तो हमें दो मेथड पढ़ने हैं यहाँ पे जिससे हम फ्रिक्शन कॉफिशिएंट को मेजर करेंगे। देखिए पहला है हॉरिजॉन्टल टेबल मेथड। हॉरिजॉन्टल टेबल मेथड में क्या होता है, देखिए ऐसा कुछ एपरेटस होता है, और यहाँ पर देखिए हम पढ़ते समझते हैं, ठीक है। वैसे मैं आपको बता सकता हूँ कि मतलब इसको यहाँ पे वेट रखा जाता है यहाँ पे, ठीक है, और मैं आपको एरो से बताता हूँ, फिंगर से बताता हूँ। तो यहाँ पे वेट रखा जाता है, तब तक वेट रखा जाता है जब तक कि ये एकदम ऑन द वर्ज ऑफ मूविंग ना हो जाए, और जैसे ही ये वर्ज ऑफ मूविंग होता है तो यहाँ का वेट मेजर किया जा सकता है, यहाँ का इसका वेट मेजर, इसका नॉर्मल फोर्स मेजर किया जाता है। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें अपना फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मिल जाएगा। क्या है, कैसे है, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। देखिए फिगर 6.2 शोज द एपरेटस, ये एपरेटस है। द वुडन प्लैंक इज फिक्स्ड ऑन द वुडन फ्रेम, एक वुडन प्लैंक, ये देखिए ये जो है ये एक वुडन प्लैंक है, हम इन दोनों सर्फेसिस के बीच में जो है फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को डिटरमाइन कर रहे हैं, ठीक है। A wooden plank is fixed. A wooden plank A is fixed on a wooden frame kept on a table. एक wooden plank को फिक्स किया गया है एक wooden frame में, on a wooden frame जो कि टेबल पे रखा हुआ है। A frictionless pulley is fixed. एक frictionless pulley को फिक्स किया गया है on to one end of the plank. एक end plank के पास फिक्स किया हुआ है। ए ब्लॉक बी इज केप्ट ऑन द प्लैंक एंड एंड इज अटैच टू अ हैंगर बी, और ब्लॉक बी को जो है उस स्ट्रिंग से अटैच कर दिया गया है, और उसे एक हैंगर से, ये देखिए हैंगर का मतलब है जिससे कोई चीज़ हैंग कर सकते हैं आप, ठीक है, उसे हैंगर कह रहे हैं हम यहाँ पे, उसे हैंगर एच से अटैच कर दिया गया बाय स्ट्रिंग विच पासेज ओवर द पुली, एक स्ट्रिंग जो कि पुली के ऊपर से पास कर रही है। नीचे देखिए नेक्स्ट, द प्लैंक केप्ट इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, जो प्लैंक है वो उसको सीधे पोजीशन में रखा जाता है। The friction coefficient between the plank and the block B and the plank A can be obtained by using this apparatus. तो अब क्या है, प्लैंक A और ब्लॉक B के बीच में जो फ्रिक्शन कोएफिशिएंट होगा अब हम मेजर कर सकते हैं। कैसे मेजर करेंगे जस्ट अभी देखते हैं, चलिए देखिए कैसे मेजर करेंगे दोनों के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट को। द वेट्स ऑफ द ब्लॉक बी एंड द हैंगर एच आर मेजर्ड, दोनों ही का
हैंगर का और वेट जो है ब्लॉक बी का मेजर कर लिया जाता है, ठीक है। स्टैंडर्ड वेट्स आर केप्ट ऑन द हैंगर, अब धीरे धीरे वेट्स जो है हैंगर पे रखे जाने लगे हैं, ठीक है। द वेट्स आर ग्रेजुअली इंक्रीज एंड द मिनिमम वेट नीडेड टू जस्ट स्लाइड द ब्लॉक इज नोटेड। ब्लॉक को जस्ट स्लाइड करने से बस वो मूव हल्का सा बस कर जाए, वो कितने वेट पे करेगा, कितना उस पर वेट रखा जाए हैंगर पे कि वो मूव कर जाए, उसको नोट कर लिया जाता है, ठीक है। सपोज तो मान लेते हैं जो वेट है ब्लॉक का, ब्लॉक यानी कि जो कि स्क्वायर ब्लॉक हम लोग रखे हुए हैं, क्यूबिकल बॉक्स ब्लॉक जो हम लोग रखे हुए हैं प्लैंक के ऊपर, उसका वेट है मान लीजिए W1 एंड द वेट ऑफ द हैंगर टुगेदर विद स्टैंडर्ड वेट इज W2। और ऐसा मान क्या लेते हैं, मतलब अभी के लिए एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि जो हैंगर के साथ जो स्टैंडर्ड वेट्स का टोटल वेट है वो है W2 व्हेन द ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड, जब वो ब्लॉक बस स्टार्ट कर रहा होगा स्लाइड करने के लिए। द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज W2, जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो W2 है एंड सेम इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक बाय द प्लैंक। जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो W2 है और वो सेम है जो कि फ्रिक्शन लग रहा है ब्लॉक पे, क्योंकि देखिए स्ट्रिंग ही खींच रही है उसको, ब्लॉक को जो है स्ट्रिंग खींच रही है और ब्लॉक पे केवल एक फोर्स काम कर रहा है जो कि है बैकवर्ड की तरफ फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो जितनी टेंशन उस वक्त होगी स्ट्रिंग में उतना वही फोर्स होगा एक्चुअली में, वही जो जितना टेंशन होगा उतना ही फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी होगा। दस द मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ऑफ द प्लैंक एफ मैक्स इज इक्वल टू W2। तो मैक्सिमम फोर्स जो है स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम फोर्स है एफ मैक्स वो W2 है। W2 हम कैसे मेजर कर लेंगे, जो स्टैंडर्ड वेट्स का के साथ जो मेजर है उसे हम W2 कह देते हैं, ठीक है। द नॉर्मल फोर्स on the block by the plank is equal to the weight of the block itself and the block is in vertical equilibrium। जो नॉर्मल फोर्स है ब्लॉक पे बाय द प्लैंक उससे हम नोट कर लेते हैं वो कितना है, मान लीजिए N इक्वल टू W1 है। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन निकालने का सीधा तरीका क्या है, देखिए एफ मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस एन होता है, तो म्यू एस को इधर रख के एफ मैक्स को यहाँ पे यहाँ पे ला देते हैं और नॉर्मल फोर्स को नीचे। अब एफ मैक्स हमको पता है जो वेट्स जो कि हैंगर और स्टैंडर्ड वेट्स के साथ जो टोटल वेट होगा वो W2 हो जाएगा, तो उसको हम ऊपर रख देंगे और नॉर्मल फोर्स को मेजर करने के लिए हम सीधी सी बात है वेट को मेजर कर लेंगे, वो हो जाएगा W1। तो W2 अपन W1 का रेशियो निकाल लो, उससे आ जाएगा तुम्हारा म्यू एस, ठीक है। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट देखते हैं टू ऑब्टेन द काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कैसे देखेंगे, काइनेटिक फ्रिक्शन में इस तरह से देखेंगे कि द वेट ऑन द हैंगर इज स्लाइटली रिड्यूस्ड, जो वेट है हैंगर पे थोड़ा सा कम किया जाएगा और द ब्लॉक इज जेंटली पुश्ड विथ फिंगर टू मूव इट ऑन द प्लैंक, और जो ब्लॉक है उसको जेंटली आगे की तरफ पुश कर दिया जाएगा फिंगर से टू मूव इट ऑन द प्लैंक, उसको प्लैंक पे उसको मूव कराने के लिए। द वेट ऑन द हैंगर इज सो एडजस्टेड दैट वंस पुश द ब्लॉक कंटिन्यूज टू मूव विथ यूनिफॉर्म स्पीड। और वेट जो है हैंगर पे उसको कुछ इस तरह से एडजस्ट किया करना पड़ेगा कि एक बार जब वो चलने लगे ब्लॉक तो वो एक कंटिन्यूस मोशन में, एक यूनिफॉर्म मोशन में चले, कंटिन्यूस नहीं यूनिफॉर्म मोशन में चले, ठीक है। यानी उसके कोई एक्सेलरेशन ना हो, उसका एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 हो। इन दिस केस द टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इक्वल टू फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। यहाँ पे भी टेंशन जो होगा स्ट्रिंग पे वो इक्वल टू होगा फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, और वो भी होगा एज हैंगर ऑल्सो मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी द टेंशन इक्वल टू वेट ऑफ द हैंगर प्लस स्टैंडर्ड वेट्स केप्ट इन इट। तो यहाँ पे भी टेंशन उसी के बराबर होगा, वेट ऑफ द हैंगर प्लस जो स्टैंडर्ड वेट्स उसमें रखे हुए हैं। फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम ऑफ द ब्लॉक द नॉर्मल फोर्स ऑन द ब्लॉक इक्वल द वेट ऑफ द ब्लॉक, और नॉर्मल फोर्स आप जानते हैं कितना होगा, वेट ऑफ द ब्लॉक होगा। दस इफ W1 इज द वेट ऑफ द ब्लॉक, मान लीजिए W1 वेट ऑफ द ब्लॉक है क्योंकि वो पिछले एक्सपेरिमेंट में भी वही था, और W2 डैश इज द वेट ऑफ द हैंगर प्लस स्टैंडर्ड वेट, क्योंकि हमने वेट को कम किया है, थोड़ा सा कम किया है, इसलिए W2 डैश लिख रहे हैं हम of the hanger plus the standard weight. The coefficient of kinetic friction is mu k is equal to f k upon n is equal to W2 dash upon W1। तो ये आपका हो जाएगा mu k यानी काइनेटिक फ्रिक्शन निकालने का फॉर्मूला। One can put certain standard weights on the block and increase the normal force and repeat the experiment। तो कोई और क्या कर सकता है, और सर्टेन स्टैंडर्ड वेट्स, और मतलब कहने का मतलब यही एक्सपेरिमेंट को इंक्रीज रिपीट कर सकता है बार बार। इट कैन बी वेरीफाइड दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑल्सो इंक्रीजेज एंड कम्स आउट टू बी सेम एज इट शुड बी बिकॉज द नेचर ऑफ द सर्फेसिस इज सेम। तो कोई दूसरा आदमी क्या कर सकता है, देखिए रिपीट तो कर रहे हैं लेकिन रिपीट करने के साथ साथ कुछ वेट जो है हम ब्लॉक पे भी रख के उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम वेरीफाई करेंगे तो क्या होगा, एफ के अपॉन एम की जो वैल्यू है
वो वही सेम टू सेम आएगी, बिकॉज द नेचर ऑफ द सर्फेसिस सेम, क्योंकि नेचर जो है सर्फेसिस का वो सेम है, सेम ही जगह पे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अगर ब्लॉक को किसी और सरफेस पे रखा जाए, यानी एरिया ऑफ कांटेक्ट को चेंज किया जाए, तो भी ये वेरीफाई किया जा सकता है कि रिपीटिंग द अबव एक्सपेरिमेंट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन द एरिया ऑफ कांटेक्ट फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ नॉर्मल फोर्स। तो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो चेंज नहीं होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उतना ही रहेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने एरिया ऑफ कांटेक्ट कितना है, क्योंकि नॉर्मल फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, नॉर्मल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। नेक्स्ट देखिए, एक और तरीका होता है म्यू को मेजर करने का, इंक्लाइन टेबल मेथड कहते हैं इसको। इसमें क्या होता है कि इसमें कोई पुली रिक्वायर्ड नहीं होती है, इसमें एक वुडन प्लैंक लिया जाता है ए, उसको फिक्स किया जाता है एक वुडन फ्रेम में, ठीक है। वन एंड ऑफ द प्लैंक इज फिक्स टू द फ्रेम ऑन a hinge and other end can be moved vertically and can be fixed at an desired position। तो एक एंड जो है इसका उसको फिक्स कर दिया जाता है एक फ्रेम के एक हिंज में, और दूसरे को ऊपर की ओर वर्टिकली मूव करने के लिए एडजस्ट कर दिया जाता है। Thus the plank can be fixed in inclined position and the angle of incline can be adjusted। तो प्लैंक को फिक्स नीचे एक तरह से फिक्स रहता है, एक तरफ से हम उसकी पोजीशन को या इसके एंगल को आगे घटा बढ़ा सकते हैं। स्कीमेटिक डायग्राम इज शोन इन फिगर 6.13। तो देखते हैं कैसे होगा ये। देखिए, इस तरह का कुछ सेटअप हमको करना पड़ेगा। ये पॉइंट जो है ये एडजस्ट किया जा सकता है, ये पॉइंट फिक्स है, यहाँ से हम एंगल थीटा को चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं ब्लॉक बी को। ब्लॉक बी इज प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइन। ब्लॉक बी जो है, ब्लॉक बी यानी कि ये ब्लॉक जो कि इंक्लाइन पे रखा हुआ है, ठीक है। एंड द एंगल ऑफ इंक्लाइन इज ग्रेजुअली इंक्रीज, और एंगल जो है इसको ग्रेजुअली इंक्रीज किया जाता है। द एंगल ऑफ द इंक्लाइन इज सो एडजस्टेड दैट ब्लॉक जस्ट स्टार्ट टू स्लाइड। और एंगल को इस तरह से एडजस्ट किया जाता है कि ब्लॉक बिल्कुल जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट ही करता है, ठीक है। द हाइट h एंड द डिस्टेंस d बिटवीन द टू एंड्स ऑफ द ब्लैंक आर मेजर्ड एंड द एंगल इंक्लाइन थीटा सेटिस्फाइज tan थीटा इज इक्वल टू h बाई डी। तो tan थीटा इज इक्वल टू h बाई डी को जो सेटिस्फाई कर रहा होता है वो उस टाइम पे जब ब्लॉक जस्ट स्लाइड करना शुरू करता है उससे हम मेजर कर लेते हैं। अब देखिए आगे के हम क्या करेंगे। लेट m बी द मास ऑफ ब्लॉक। मान लीजिए ब्लॉक का मास m है। द फोर्सेज ऑन द ब्लॉक इन केस ऑफ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम यानी कि बस किसी तरह से रुका हुआ है, हल्का सा छूते ही वो चल पड़ेगा। तो इस इक्विलिब्रियम में वेट ऑफ द ब्लॉक mg है, नॉर्मल फोर्स n है, फोर्स ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन fs है। यहाँ पे देखिए कंपोनेंट ले लेंगे, अगर हम यहाँ पे mg के कंपोनेंट ले लेंगे, mg cos थीटा और mg sin थीटा, तो mg cos थीटा हो जाएगा नॉर्मल के बराबर और mg sin थीटा हो जाएगा fs के बराबर, ठीक है। तो वही चीज़ देखिए यहाँ नेक्स्ट लाइन में लिखिए, कंपोनेंट लेकर के वहाँ पे न्यूटन फर्स्ट लॉ लगा देंगे और दोनों साइड पे। तो अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमको क्या चाहिए होता है एफ एस बाय एन, क्योंकि म्यू की वैल्यू क्या होती है, म्यू एस की वैल्यू क्या होगी एफ एस बाय एन। तो कैसे आएगा ये, इसको डिवाइस को यही चीज़ें वैल्यू नीचे यहाँ पे नीचे रख देंगे तो क्या बनेगा, देखिए एम जी कट जाएगा, साइन थीटा अपन कॉस थीटा जो कि टैन थीटा हो जाएगा, और टैन थीटा एच बाय डी के बराबर आ जाएगा, ठीक है। एच बाय डी के बराबर आ जाएगा। एच बाई टी की वैल्यू हमने नोट कर ही ली है, उससे हम कैलकुलेट कर लेंगे। और इसी तरह से देखिए काइनेटिक फ्रिक्शन में अब कोई बताने की चीज़ नहीं है। उसी तरह से हम क्या करेंगे कि इस तरह से एडजस्ट करेंगे उसकी इंक्लिनेशन को कि इसको हल्का सा छूते ही वो चलने लगे, पहले अपने आप नहीं चले लेकिन हल्का सा छूते ही चलने लगे, और इस तरह से एडजस्ट करिए कि जब चले तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा हो, ठीक है, उसमें कोई भी एक्सेलरेशन ना हो। और नया हाइट और डिस्टेंस मेजर कर लेंगे और उसके बाद यही फार्मूला लगा करके हम क्या मेजर कर लेंगे, देखिए नेक्स्ट पेज पर हम क्या मेजर कर लेंगे, सो दैट द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द, तो इससे क्या आ जाएगा एफ के बाय एन मेजर कर लेंगे जो कि टैन थीटा जो कि एच डैश बाय डी डैश, ठीक है। इतने इससे समझ में आ गया होगा आपको मेरे ख्याल से। एग्जांपल को स्किप करके हम चल रहे हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे जो कि है रोलिंग फ्रिक्शन। इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू पुल अ हैवी आयरन बॉक्स ऑन अ रफ फ्लोर। एक रफ फ्लोर पे एक हैवी आयरन बॉक्स को पुल करना बहुत कठिन काम है, लेकिन इफ़ द ब्लॉक्स इज प्रोवाइडेड विद 4 व्हील, जो कि आजकल हर जगह पर होने लगे हैं, फ्रिज में, हर जगह पे, कबर्ड वगैरह हर जगह ही एक 4 व्हील लगा देते हैं नीचे, जो कि खुद भी आयरन के बने होते हैं, तो वो बहुत आसान हो जाएगा उसको इस कंटेक्स्ट में यहाँ पे उसको खींचना। जैसे देखिए यहाँ पे नहीं खींच पा रहा है, लेकिन इस केस में यहाँ पे आसानी से इंसान खींच लेगा क्योंकि व्हील्स लगे हुए हैं। द व्हील डज नॉट स्लाइड ऑन द फ्लोर। जो व्हील्स हैं वो स्लाइड नहीं कर रहे हैं, रैदर इट रोल्स ऑन द फ्लोर। जो स्लाइड ना करके रोल कर रहे हैं। द सर्फेसेज एट कॉन्टैक्ट डू नॉट रब ईच अदर। जो सर्फेसेज हैं जो कॉन्टैक्ट में है वो एक दूसरे को रब नहीं कर रहे हैं, और जो वेलोसिटी एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द व्हील विद रिस्पेक्ट टू फ्लोर है वो हमेशा जीरो रह रही है हर समय, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। और लेकिन जो सेंटर ऑफ द व्हील है वो आगे बढ़ रहा है, यानी वो पूरा सिस्टम आगे बढ़ रहा है, लेकिन
कहीं पे भी स्लिपिंग नहीं हो रही है, कहीं पे भी कोई फ्रिक्शन की बात आ ही नहीं रही है। द फ्रिक्शन इन केस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉल एज कम्पेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन। अब देखिए रोलिंग फ्रिक्शन के केस में फ्रिक्शन तो है, लेकिन ये बहुत कम है एज कम्पेयर टू काइनेटिक फ्रिक्शन। ऑफन क्वाइट ऑफन द रोलिंग फ्रिक्शन इज नेग्लिजिबल इन कंपेरिजन टू स्टैटिक और काइनेटिक फ्रिक्शन, और इतना कम होता है कि नेग्लिजिबल होता है स्टैटिक और फ्रिक्शन के सामने, विच मे बी प्रेजेंट साइमल्टेनियसली, जो कि साथ में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। उनके उनके कंपेरिजन में फ्रिक्शन जो रोलिंग वाला है वो जीरो हो जाता है, लगभग ना के बराबर होता है। टू रिड्यूस द वियर और टियर को रिड्यूस करने के लिए एन एनर्जी लॉस अगेंस्ट फ्रिक्शन, स्मॉल स्टील बॉल्स आर केप्ट बिटवीन द रोटेटिंग पार्ट्स ऑफ मशीन विच आर कॉल्ड बॉल बियरिंग्स। तो बॉल बियरिंग्स का यूज़ होता है वियर एंड टियर को रोकने के लिए, कम करने के लिए, और एनर्जी लॉस को घटाने के लिए इसका यूज़ होता है। और देखिए बॉल बियरिंग कुछ इस तरह का दिखता है, आप देख सकते होंगे, ठीक है। ये फिक्स्ड पार्ट है, ये रोटेटिंग पार्ट है, और यहाँ पे बियरिंग्स लगी हुई है। ये सब आयरन की, ये सारी बियरिंग्स जो होती है आयरन की बनी होती हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे फाइनल जो हमारा लाइन है, एज वन पार्ट मूव्स विथ रिस्पेक्ट टू द अदर, द बॉल रोल्स ऑन द टू पार्ट, नो काइनेटिक फ्रिक्शन इज इन्वॉल्व्ड। और क्योंकि एक साइड जो है बॉल की वो मूव कर रही होती है और दूसरी साइड रुकी हुई होती है, तो इससे बीच में जो बॉल्स होती हैं वो रोटेट करती रहती हैं साथ में, और नो काइनेटिक फ्रिक्शन इज इन्वॉल्व, कोई भी काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं होता है। रोलिंग फ्रिक्शन बीइंग वेरी स्मॉल कॉजेज मच लेस एनर्जी लॉस। जो रोलिंग फ्रिक्शन है बहुत कम होता है, उससे एनर्जी लॉस बहुत कम होता है। चलिए, तो ये था हमारा चैप्टर फ्रिक्शन, और हमारे चैप्टर, और इस तरह से हमारा चैप्टर एंड होता है। यहाँ पे पूरा लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन था, बहुत अच्छा था। इसको आप बार बार भी सुन सकते हैं, अगर आपको एक बार में इतना क्लियर ना हुआ हो तो पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, बाकी आप देख लीजिएगा। क्वेश्चंस वगैरह अटेम्प्ट करेंगे तो आपसे हो जाएंगे, मुझे उम्मीद है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करके जाइए और शेयर करिए अपने दोस्तों में, ताकि और लोगों को पता चले कि यहाँ पे किस तरह से लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन किया जा रहा है SCV का, जो हमारी बहुत पॉपुलर बुक है फिजिक्स के लिए। तो वो बच्चों को समझ में आए, तो और हमारे साथ जुड़ सकें और लोगों को बेनिफिट हो सके। चलिए, थैंक यू।